बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस रीड करना भी बहुत डिफिकल्ट लगता है एंड देन क्वेश्चन सॉल्व करना भी। सो आज मैं इस वेबसाइट के ऊपर VARC सेक्शन में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का टॉपिक सेलेक्ट करूंगी एंड क्वेश्चन नंबर 15 पे जाऊंगी। दिस वेबसाइट इज कॉल्ड percentile.in। आई हैव मेड दिस वेबसाइट जिसमें बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज एडेड हैं, काफ़ी क्वेश्चन है, आप कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो वी आर गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल रीड दिस पैसेज एंड यू विल रियलाइज कितना सिंपल है टू एक्चुअली रीड इट इफ यू यूज द राइट tricks. So let's start. So and so empire which dominated India for over so many centuries, founding in so many century, has occupied a modest place in history. मैं यहाँ पे pause लेके आपको ये बताती हूँ कि मैंने किन words पे focus नहीं किया because that is very important. अगर मैं इसको एक एक वर्ड को पढ़ने बैठूंगी तो इट विल टेक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू रीड इट। द गोल फॉर मी व्हाइल रीडिंग दिस एंटायर पैराग्राफ शुड बी कि मुझे मोटा मोटी ये समझ में आ जाए कि इसमें कौन से शब्द यूज्ड हैं, कौन सा सब्जेक्ट है, किस बारे में बात हो रही है, सो दैट जब मैं इस क्वेश्चन पे आऊं तो मुझे ये पता हो कि मुझे कौन से पैराग्राफ पे वापस जाके इसका आंसर ढूंढना पड़ सकता है। आप कभी भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज करोगे, देयर इज अ वेरी गुड चांस कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय वापस पैराग्राफ पे जरूर आओगे। तो जब मैं पहले अटेम्प्ट में इसे रीड कर रही हूँ तो मैं इसे इतनी परफेक्शन के साथ क्यों रीड करूंगी, सोचो कि मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। मेरा गोल क्या है, मेरे को ये पैरा पढ़ना है और ये समझना है इसमें कौन से वर्ड्स की बात हो रही है, कौन से सब्जेक्ट की बात हो रही है। जैसे इस लाइन को पढ़ के मुझे ये समझ में आता है कि कोई तो एम्पायर था जो कभी तो फाउंड हुआ था, जो कि एक मॉडेस्ट प्लेस रखता है हिस्ट्री में। ना मुझे इससे फर्क पड़ता है कि ऑडली मॉडेस्ट है, ना ये फर्क पड़ता है कौन सा इंडिया का पार्ट है, कुछ नहीं फर्क पड़ता। मुझे ये फर्क पड़ता है कि ये एम्पायर मॉडेस्ट प्लेस होल्ड करता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। आगे पढ़ते हैं। द रीजंस फॉर मॉडेस्टी आर नॉट, अब देखो जब उसने बोल दिया कि रीजन फॉर मॉडेस्टी आर नॉट दिस, तो मुझे इतनी डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि क्या रीजंस नहीं है। इन एनी अदर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हैव प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ दिस पीरियड्स अकाउंट। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि इसके मॉडेस्टी के रीजंस ये नहीं है जो इन जनरल होते हैं, बट दिस लाइन हैज नो बेनिफिट एट ऑल। इट्स जस्ट टेलिंग मी कि मॉडेस्टी के रीजन क्या नहीं है। आई नीड टू केयर अबाउट कि रीजन है क्या। द रीजंस लाई एल्सवेयर इन हाउ दिस पीरियड हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय हिस्टोरियंस। तो इस पूरे पैराग्राफ में इसने सिर्फ जो मेजर बात कही वो क्या है कि कोई एम्पायर है जो कि मॉडेस्ट प्लेस होल्ड करता है। इन रीजंस की वजह से नहीं है, रीजन कहीं और लाई करते हैं। कहाँ कि इस पीरियड को हिस्टोरियंस ने कैसे ऑर्गेनाइज किया या कैसे नोट डाउन किया। सो अगर मुझे इस पैराग्राफ की एक पैरा समरी बनानी होती, पैरा समरी इज द फर्स्ट ट्रिक दैट यू शुड नो अबाउट, विच मीन्स कि मुझे एक पेपर के ऊपर अगर जस्ट लिखना होता कि इस पैरा में कौन से मेन सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो आई वुड हैव रिटन वी एम्पायर, modest place, reason, organized by historians. That's it. So I hope that this idea is largely clear to you. अब हम same idea use करके अगला paragraph पढ़ते हैं. For much of the modern study of the period, for all of this, the examples with which this appears, when it appears, कोई फायदा नहीं है इसका। रीजन फॉर दिस फ्रेमिंग आर सेवरल। अब ये रीजंस बताने शुरू करेगा तो मेरे को फर्स्ट लाइन का तो वैसे ही कोई मतलब नहीं लगता। अवेलेबल सोर्सेज इन मेनी केस आर बेटर नोन लैंग्वेजेस एंड हैव मोर थॉरली कैटलॉग्ड। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम इट हैज एक्सप्लेन्ड कि व्हाई डज इट होल्ड मॉडेस्ट प्लेस। द मॉडर्न हिस्टोरियंस हु एस्टैब्लिश्ड पीरियड्स आउटलाइंस वर देमसेल्व्स वर्किंग फ्रॉम दीज सोर्सेज। दिस एम्पायर व्हिच लेफ्ट अबंडेंट मटेरियल रिमेन्स बट इन अ डिफरेंट मिक्स ऑफ टेक्सचुअल सोर्सेज। सो व्हाट इट इज सेइंग इज कि जो अवेलेबल सोर्सेज हैं वो बेटर नोन लैंग्वेजेस में है, लेकिन ये वाला जो एम्पायर है, जो वी एम्पायर है, ये किसी और टाइप के टेक्सचुअल सोर्सेज में अवेलेबल है। सो अब हमें मुद्दे की बात समझ में आ रही है पैराग्राफ 2 में कि एक्चुअल रीजन हैज समथिंग टू डू विद better known languages and how those sources have been cataloged, जो कि ये एम्पायर नहीं करता। तो if I have to summarize this, what I will write is better known languages, better cataloging and this not meeting it. थर्ड पैराग्राफ पे आते हैं। A second factor concerns the very category through which this has been read. तो अब ये सेकंड फैक्टर यानी कि सेकंड रीजन बताने जा रहा है। पहला रीजन इसने ऊपर वाले पैराग्राफ में बताया था, अब सेकंड रीजन देखते हैं। द कैटेगरी ऑफ अ हिंदू किंगडम रेजिस्टिंग मुस्लिम एक्सपेंशन फैशनेबल इन सम सेंचुरी हैज टेंडेड टू फ्लैटन द एम्पायर इनटू अ मॉरल पोजीशन रादर देन डिस्क्राइब व्हाट इट एक्चुअली वाज। सो ये मुझे उतने अच्छे से समझ नहीं आया, बट मुझे ये समझ में आया कि इसे एक पर्टिकुलर कैटेगरी में डाल दिया गया था, समझा गया था वैसा, बट उसने इसको एक मॉरल पोजीशन दे दी जैसा कि एक्चुअली में था नहीं। और अब ये बताने जा रहा है, इस डैश का मतलब ये कि ये
बताने जा रहा है कि एक्चुअली में वो कैसा था. इट वॉज अ कॉम्प्लेक्स समथिंग समथिंग, एडमिनिस्ट्रेशन थी, मुस्लिम ऑफिसर्स थे एंड कल्चरल एक्सचेंज भी था. सो बेसिकली इसे ऐसा समझा जाता था पर ये ऐसा था नहीं. टू रीड द एम्पायर प्रिंसिपली एज अ रेजिस्टेंस इज टू टेक अ फ्रेम दैट सूटेड लेटर पॉलिटिकल पर्पसेस एंड इम्पोज समथिंग समथिंग. बेसिकली पॉइंट जो मेरे को समझ में आ रहा है कि दूसरा रीजन ये था कि इसे ऐसा समझा जाता था पर ये ऐसा था नहीं. उसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी उन्होंने दे रखे कि ऐसा क्यों नहीं था. एंड देन एक लास्ट लाइन लिखी हुई है जो ये बोलता है कि अगर आप इसको ऐसे रीड करते हो तो देन वो क्यों सही नहीं है या समथिंग अलोंग दोज लाइंस. ये मेरे को समझ नहीं आया एंड आई ऑल्सो डोंट हैव टू वरी अ लॉट बिकॉज मुद्दे की बात हमें ये समझ आ गई कि दिस पैराग्राफ टॉक्स अबाउट द सेकेंड फैक्टर. सो अगर मेरे को समरी लिखनी होती आई वुड हैव रिटन सेकेंड फैक्टर हिंदू किंगडम ऐसा सोचा जाता था बट था नहीं. दैट्स इट. The final paragraph, the corrective is not to reverse the simplification into a different simplification that this was indifferent to religion or that whatever. So ये again मैं ये लाइन इतना अच्छे से इसलिए नहीं पढ़ रही क्योंकि ये कह रहा है सिंपली कि इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि हम एक सिंप्लीफिकेशन की बजाय दूसरी सिंप्लीफिकेशन पढ़ लें और फिर वो एग्जाम्पल दे रहा है कि हम क्या उसको बोलना शुरू कर दें. तो उसका जो उसने एग्जाम्पल दिया जिसको हम बोल देते हैं फॉर इंस्टेंस या बहुत सारे पैसेजेस में आप देखोगे लिखा होता है फॉर एग्जाम्पल, उसके आगे के आगे जो लाइन लिखी हुई है ना दैट इज ओनली एन एग्जाम्पल पिछली लाइन के लिए. सो दैट डजंट होल्ड एज मच इंपॉर्टेंस सो आई स्किप ओवर इट. इट इज एक्चुअली टू स्टडी the empire on its own terms with attention to actual operations of administration, religious, cultural traditions and all these factors. It is basically now suggesting finally कि इस empire को हमें कैसे स्टडी करना चाहिए था. Again, मेरे को ये सब याद रखना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है क्योंकि जब ये क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो मैं इसको वापस आके देख सकती हूँ. The work has of late begun to be done and yet to displace the older shapes. Again, this line is not that important. It only tells us कि अब ये होना शुरू हो गया है. So broadly, अगर इस पैराग्राफ को भी मुझे समराइज करना होगा, it will be कि the solution is कि हम इस एम्पायर को उसकी own terms पे स्टडी करें. That's it. तो अब हमारे पास जी ये चारों पैराग्राफ्स की छोटी छोटी समरी आ जाती है. अगर मैं इस पैसेज को आपको रिवाइंड करके बताऊं तो ये बोलता है कि इस एम्पायर का एक मॉडेस्ट प्लेस है हिस्ट्री में लेकिन उसके रीजंस हिस्टोरियंस कैसे इसको रीड करते हैं या ऑर्गेनाइज करते हैं उससे रिलेटेड है. फर्स्ट रीजन इसने ये बताया था कि जो लैंग्वेजेस हैं बेटर नोन लैंग्वेजेस इसके सोर्सेज उन लैंग्वेजेस में नहीं थे. सेकंड रीजन बताता है कि एक इसको ये टाइप का समझा जाता था पर ये ऐसा था नहीं. एंड इसका सोल्यूशन इसने फाइनल पैराग्राफ में ये दिया कि हम इस एम्पायर को उसकी ओन टर्म्स पे स्टडी करें. दिस इज द फर्स्ट ट्रिक दैट यू नीड टू नो इन ऑर्डर टू रीड अ पैसेज क्विकली. रीडिंग इट लाइक दिस विल हेल्प you eventually cover the passage within a matter of 3 to 4 minutes. उससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा once you practice this a lot of times. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे. प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज इज टू. अब क्वेश्चंस में जो ट्रिक यूज होती है दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन. हमारा काम ये है हमने हर ऑप्शन में ये देखना है कि ये ऑप्शन गलत क्यों है एंड जब हम एलिमिनेट कर लेते हैं तो जो बचा हुआ ऑप्शन होता है वो सही ऑप्शन निकलता है. जैसे प्राइमरी पर्पस क्या है, डिफेंड द फ्रेमिंग दैट मेक्स दिस एज अ हिंदू किंग. नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये तो उसने कहा था कि ऐसा है नहीं तो हम उसे ऐसा ट्रीट ही क्यों करेंगे, तो ये तो बिल्कुल गलत है. प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव नैरेटिव ऑफ फाउंडिंग एक्सपेंशन फॉल ऑफ दिस. इस तरह की कोई बात ही नहीं हुई है कि कब हुआ, कब फॉल हुआ, कब क्यों एक्सपैंड हुआ. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. एग्जामिन द हिस्टोरिकल रीजंस फॉर इट्स मॉडेस्ट प्लेस in whatever for studying the empire on its own terms. All of this has been mentioned in the passage. याद है modest place first वाले में था, then studying empire on its own term last वाले में था. तो अभी के लिए इसको रखते हैं. Final, rank this in the whole context by their relative cultural and military achievements. Again, इसकी कोई बात नहीं हुई है, so this is wrong. C is the right option in my opinion and also this seems to be an easier question because बाकी तीनों बहुत easy से eliminate हो गए. So अब आगे बढ़ते हैं. It can be inferred from the passage that the standard outlines of whatever were shaped in part by availability and language of the source material rather than the relative importance of the polities. तो ये तो इसने बात किया था याद है सेकंड पैराग्राफ में कि जो लैंग्वेजेस है सोर्स मटेरियल की वो इम्पॉर्टेंट थी. तो हम इसको होल्ड करके रखते हैं बट मुझे ये याद नहीं है कि क्या रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटीज वाली लाइन थी या नहीं थी. अभी के लिए ए ठीक लग रहा है. या फिर के इट वर डिराइव फ्रॉम द प्रिंसिपली फ्रॉम अबंडेंट मटेरियल रिमेन्स ऑफ दिस एम्पायर. ये तो उल्टा है, अबंडेंट मटेरियल नहीं थे उसके पास उस लैंग्वेज के. सो दिस इज नॉट राइट. हैव बीन सब्सटैंशियली अबैंडन्ड इन द रीसेंट स्कॉलरशिप इन
favor of the framing that the passage prefers and defends. ऐसा कुछ तो मेंशन ही नहीं है रीसेंट वर्क के बारे में. इट इज ओनली टोल्ड कि अभी होना शुरू हुआ है, बट कुछ भी मेंशन नहीं है. हैव नेवर इंक्लूडेड द राइज एंड फॉल ऑफ पॉलिटीज एज अ सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग फ्रेम. इसके बारे में भी कोई बात नहीं है. इफ यू रिमेंबर, दे ओनली टॉक्ड अबाउट द अवेलेबिलिटी एंड द लैंग्वेज ऑफ सोर्स मटेरियल एंड नन ऑफ दीज. सो अगेन A seems to be the right answer here. The reference in the third paragraph to a Hindu kingdom resisting Muslim expansion chiefly serves to. तो ये पूछ रहा है थर्ड पैराग्राफ का फायदा क्या था. If we just recall थर्ड पैराग्राफ, उसने ये बोला था कि ऐसा इसका फ्रेमिंग किया गया था, इसको इस कैटेगरी में डाला गया था, पर ऐसा था नहीं. तो अब देखते हैं. प्रोवाइड एन एक्यूरेट समरी ऑफ व्हाट दिस वाज. एक्यूरेट तो बिल्कुल भी नहीं था, उल्टा था. आइडेंटिफाई द फ्रेमिंग ऑफ पैसेज ऑथर एज डेफिनेटिवली करेक्ट. अगेन नो. डेफिनेटिवली या ऐसा कोई भी वर्ड आ जाता है ना, तो दैट इन इटसेल्फ रेजेस रेड फ्लैग्स, बिकॉज दिस इज कॉल्ड एन एक्सट्रीम ऑप्शन, जहां डेफिनेटली या फिर के बोला गया हो कि ऑल ऑफ दीज एक्सेप्ट दीज. That should be taken into consideration very very seriously, because उसमें generally wrong option होने के chances होते हैं. C बोलता है कि argue that all 20th century writing on the empire has been adopted on this framing without exception or reservation. Again, look at how extreme it is. All 20th century writing ऐसी थी without any exception or reservation. This is a very extreme option. Last one is to name the simplifying frame the passage will then criticize as flattening the empire into a moral position. So ये चीज वो बोलता है कि हमने उसको सिंप्लीफाई कर दिया है into an understanding जैसा कि एक्चुअली है नहीं. हमने उसको एक मॉरल पोजिशन में डाल दिया, बट वैसा था नहीं. So this is the option that explains the same. The fourth question, a historian writing a new survey of whatever who took the passage view seriously would on its account be most likely to. तो अगर कोई बंदा पैसेज के व्यू को सीरियसली लेके कुछ करने लगेगा तो वो क्या करेगा. ऑर्गेनाइज द नैरेटिव प्रिंसिपली अराउंड द राइज एंड फॉल ऑफ दिस. इसके बारे में कोई बात नहीं थी कि राइज एंड फॉल नोट होना चाहिए. प्रेजेंट दिस एज प्राइमरली अ हिंदू किंगडम एंड नॉट इन दिस एंड दैट. नहीं, इस चीज के बारे में तो बात ही नहीं है. दिस इज वन ऑफ द रीजंस बट नॉट द मेन thing. Study this on its own terms attending to administration etc etc. Yes, this is what was mentioned. याद है हमने फाइनल वाले पैराग्राफ में देखा कि this is the solution. Omit this altogether from the survey since it has been known. Omit करने की बात ही नहीं हो रही, instead उसको अपने टर्म्स पे कंसिडर करने की बात हो रही है. So let us check the solution now. And we got 4 out of 4 correct. But when you read the solution of this passage, a lot of things are important जिसका आपको ध्यान रखना है. It is not only important to get all of these correct. अब हम इसमें जब आते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि आपका आंसर सही था या नहीं. इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या आपका लॉजिक सही था या नहीं. जैसे हमने कहा कि प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज इज टू डिफेंड कि ये प्राइमरीली एक हिंदू किंगडम था ऑफ दिस सॉर्ट. ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं था, इसका तो उल्टा था. तो ये रिवर्सल है कि ऐसा बिल्कुल नहीं था. इसी तरह हम उस क्वेश्चन में देखते हैं जिसमें हम एक्सट्रीम ऑप्शंस देख रहे थे. ये वाला आर्ग्यू दैट ऑल 20th century राइटिंग हैज अडॉप्टेड दिस फ्रेमिंग विदाउट एक्सेप्शन और रिजर्वेशन. तो इसमें सी ने इसमें दे रखा है ओवर स्टेटमेंट कि ऑल तो कहीं पे भी नहीं गिवन है. सो दिस इज हाउ यू एलिमिनेट ऑप्शंस यूजिंग द राइट फ्रेमिंग. एंड कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो ना, तो उसको सॉल्व करने के बाद 4 out of 4 देख के रुक मत जाना. ये देखना कि क्या आपका रीजनिंग सही था या नहीं था. दैट इज हाउ यू एक्चुअली गेट गुड एट सॉल्विंग अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. सो दिस इज हाउ आई वुड सॉल्व, बट यू कैन ट्राई आउट अदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एज वेल, क्वांट के भी. एंड देन लेट मी नो इफ यू हैव अ क्वेश्चन हियर इन कम्युनिटी. लॉट ऑफ पीपल आर हेल्पिंग ईच अदर हियर and that might just help you prepare for this exam. Thank you guys. I hope this strategy helps you. See you all the next time.